आज एक दफ़ा फिर खान की तस्वीर के साथ पीटीआई की एंट्री, पाबंदी हवा में उड़ा दी। जुनैद अकबर, तारिक फजल के भी दिलचस्प टकराव नजर आया और जनरल फैज़ केस अंदरूनी लड़ाई का मामला भी, फैसला किसी वक्त भी जारी होगा क्या। और तीसरी बड़ी जमात के दो सरबराह भाई गायब हुए 2 महीने, उनकी क्या री लॉन्चिंग का प्लान आ रहा है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना तगड़े हो जाए। इंटरनेशनल गेम जिसके हालात पाकिस्तान में आपको पता है हमेशा ये बड़ी डेवलपमेंट है, हमें सोची भी नहीं थी और इसका बराह रास्त पाकिस्तान से फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ पर असर आने वाला है। एक तरफ इसराइल अमेरिका है, दूसरी तरफ 2 अरब ममालिक। गार्डियन की खबर है 18 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप की, आपको मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का पता है। ये गजा के हवाले से जो बिन सलमान ने इनकार किया, 2 रियासती हल फ़लस्तीन का, आज़ाद रियासत का, यानी वो मुलाकात नाकाम होगी। ये ज़रा सुनते जाए, फिर आपने समझना है इसको। कल इसराइल के सदर ने, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि फ़लस्तीन की रियासत कबूल नहीं। यहाँ तक भी आपको बात समझ आई। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फ़ौज बनाने का मंसूबा, उसमें अरब अमारात ने साफ साफ मुखालफत की कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी सुन लें, तुर्की उसने भी शमूलियत की कोशिश की, तो इसराइल ने मना कर दिया। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि हम इस फौज का हिस्सा नहीं बन रहे। अज़रबैजान ने कह दिया जब तक तुर्की शामिल नहीं होगा मुकम्मल जंग बंदी नहीं, हम भी शामिल नहीं हो रहे। अभी आपको सारा मामला यहाँ का समझ आया कि फील्ड मार्शल की तारीफें थी, पसंदीदा फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ को बुला के तकरीर, ये वाला मामला यहाँ तक आप समझें। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता जनूबी यमन में अस्करी क़यादत ने पूरे जनूबी यमन में इक़्तिदार संभाल लिया है, आज़ादी का ऐलान भी कर लिया है। 2 हिस्सों में जो यमन को तकसीम किया गया, 10,000 जंगजू तेल से माला माल सऊदी अरब के करीब सूबे के, ओमान की सरहद के करीब ही, यहाँ जनूबी ओमान में इन्होंने जनूबी उसमें यमन में 8 सूबों पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ओमान ने अपनी सरहद बंद कर दी है और यहाँ जनूबी यमन के झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये हुई है सऊदी अरब की गैर मुतवक्का शिकस्त। यमन में सबसे बड़ा इनका असर था। अब सऊदी अरब जो अदन से और सदारती महल से, हवाई अड्डों से अपनी फ़ौजें इन्होंने वापस बुलाई, यानी जो इनकी हमायत याफ्ता सरकारी फ़ौज थी वो शिकस्त खा गई। सदर्न ट्रांजिशन कौंसिल है STC, इन्होंने आज़ादी का, आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया, रेफरेंडम करवा के। ये दिया सरप्राइज किसने? अरब अमारात ने। यानी मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान गेम फुल ऑन। सऊदी अरब के शहजादे ने ऐलान किया हम किसी सूरत में यमन के अंदरूनी मामलात में इनको मुदाखलत नहीं करने देंगे। अब मगरबी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा ये सऊदी अरब के साथ हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा मामला ना हो, मुत्तहिदा यमन बने। लेकिन जो मुज़ाहमतकार हैं उन्हें भरपूर अरब अमारात की सपोर्ट, और ये मज़ीद 2 सूबों की तरफ अब जा रहे हैं। अगला मरहला ये सऊदी अरब की तरफ कोशिश करेंगे। और सऊदी अरब के आपको पता है मामलात, सूडान की जो खाना जंगी के लिए जहाँ ट्रंप से बिन सलमान ने मुदाखलत की दरख्वास्त की, क्योंकि अरब अमारात सूडानी वहाँ मलेशिया RSF को असलहा दे रहे हैं। आपको पता है ये आलमी बहुत बड़ा मामला है। अब ये मैंने आपको सारा क्यों बताया कि ये मामलात जुड़े हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ, ये सब जानते हैं। अरब अमारात के खिलाफ यमन में क्या पाकिस्तानी फौज जाएगी? सऊदी दिफाई मुआहदा है हमारा, याद रखें। ट्रंप किसके साथ खड़ा है? गजा का मामला कहाँ गया? अरब दुनिया के मामलात बड़े हाई लेवल पे, उसके असरात अब आएंगे पाकिस्तान में। वो किस तरह? यहाँ छोटा क्या नहीं, छोटी छोटी हरकतें, शरारतें, वो जो आपको पहले नोटिफिकेशन में बताता रहा कि 1.5-2 महीने से ज़्यादा अरसा नहीं, क्योंकि हालात पाकिस्तान में बैरूनी दुनिया से बदलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या अवाम से, ये हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। जो पाकिस्तान के हालात है वो तो अडियाला जेल में आपको पता है, कल क़यादत ने जो आज पार्लिमानी इजलास हुआ, महमूद अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, उन्होंने प्लान बनाया, एक मतअमली तरतीब दी है। और ये अंदरूनी हालात में अब तहरीक इंसाफ को जान मारनी होगी, ये याद रखें। जब तक ये स्टैंड नहीं लेंगे, इनके लिए बड़ा दिन है, उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। खान की बहनों से मुलाकात का मामला, और ये देखें हम क्यों जिक्र करते हैं कि खान को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे पास एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जो बाकायदा माहिर नफ्सियात बिठा के कैमरों से इमरान खान की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है कि जब से इमरान खान ने वो ज़हनी मरीज़ का बयान दिया ना, तो उन्होंने उस वक्त तेज़ी शुरू की थी। आज बैकफुट पे आए हैं, लेकिन इमरान खान को जिच करने, तंग करने, तकलीफ देने, परेशान करने के लिए कैद तन्हाई में, ज़हनी टॉर्चर में, ये तहरीक इंसाफ के मैं वर्कर, सपोर्टर, रहनुमाओं को ख़ास तौर पर सुना रहा हूँ जानबूझ के। इमरान खान की बहनों से मुलाकात के लिए इन्हें कल लाजमी होना होगा, और जब तक मुलाकात ना हो, खान की बहनों ने तो कहा है हम उठेंगे नहीं। उनका तो अभी मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा हमारे पास तो 2 ही जगह जाने की, एक है अडियाला जेल और दूसरी है अदालतें, तीसरी जगह तो हम जाते नहीं। भाई को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इम्तहान है इन तमाम लोगों का, जिसमें आप पंजाब में हमाद अजहर से लेके बलोचिस्तान में चले जाएं, वो काकड़ साहब तक या सदाम तरीन तक, या सिंध में अलीम आदिल शेख से लेके जुनैद अकबर तक पहुँचे। ये इनकी जिम्मेदारी है टिकट होल्डर्स की।
ख़ास तौर पर लोगों की जो 2018 में हुकूमत का कोई ना कोई हिस्सा थे, असम्बलियों में थे, पार्टी के अहदेदार थे, जिनके कारोबार हैं, जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया, इज्जत दी, लाखों फॉलो, ये अब उनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें मकबूलियत मिली कि ये अपने अंदर थोड़ी गैरत पैदा करें, या तो फिर इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाएं, अवाम से माफ़ी मांगें, सियासत छोड़ें, फिर लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, सोशल मीडिया पर इनके नाम आ रहे हैं बार बार, या फिर कल खान की बहनों के साथ खड़े हों, जो प्लान बना के बैठे ना अडयाला जेल को जाने का फ़ायदा नहीं, गिरफ्तारियाँ होंगी, पर्चे होंगे, कारोबार है, बस हमारे वसाइल रुक जाएंगे, ये फैसला कर लें। अब इनके पास बड़ा अच्छा वक्त है, स्टैब्लिशमेंट पूरी कुव्वत से देखें, वो जानते हैं कि इमरान खान को निकालें तो इमरान रियाज जैसी हालत में निकालें। याद रखें कि जब इमरान रियाज को समझते थे बोल नहीं सकेगा, लेकिन वो भूल जाते कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह फरमाया हुआ है सूरह बकरा आयत नंबर 286 में कि मैं कभी किसी की जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये जो बोझ खान ने उठाया हुआ है, ये अल्लाह ने ताकत दी हुई, शायद मैं और आप नहीं कर सकते, ये अल्लाह ने खान को ताकत दी हुई है। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, खान नहीं टूटा इनसे, लेकिन क्यों जुल्म हो उसके ऊपर ये क्यों तकलीफ हो, ये तकलीफ का सोचते हुए इन तमाम रहनुमाओं को अडयाला जेल जाना चाहिए। वो एक आम इंसान भी है, जब जुल्म हो तो उसकी देखें, हम आम बंदे की हमायत में खड़े होते हैं। ये तो उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा है, पाकिस्तान को अल्लाह का तोहफा है, ये इन पर फर्ज है, खान का कर्ज है। इतना बड़ा रहनुमा, इतनी नशिस्तें, बड़ी जमात, इन रहनुमाओं से जो लोग पूछते हैं, देखिए अल्लाह ने हौसला तो खान को दिया, लेकिन ये तशद्दुद क्यों, ये काबिले अमल जो हिकमत अमली है क्यों ना बनाई जाए। सीनियर इत्तेहादी जमातें हैं, एक्शन प्लान है, इन्हें बताना चाहिए बैनुल अक़वामी कवानीन में दरवाजे खटखटाएं, अक़वाम मुत्तहिदा। अभी तो हालात इनके लिए बन रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करेंगे, अवाम की ताकत को मुतहर्रिक करेंगे, अवाम इनके साथ है। कल सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, अपनी सफ़ों से मीर जाफर भी सादक निकालें, जिनको इमरान खान ने बताया भी, और दयानतदारी के साथ काम करें। आप यकीन करें इंशाल्लाह ये मामलात हल हो जाएंगे। ये बड़े करीब, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहे 2 महीनों में मामलात हल हो सकते हैं। इमरान खान तो देखे सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है, 300 से ज़्यादा मुकदमा, 2 साल की बेगुनाह जेल, बीवी भांजे समेत भुगत रहा है बीवी। और जो सियासी लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर, एक आज़ाद शख्स के तौर पर वो बयानियाँ भी इमरान खान उठा रहा है, वो कौमी सलामती का भी मुहाफ़िज़ है और अवाम का मुर्शिद भी है, सबूत दे रहा है। अब ये पार्टी रहनुमाओं का काम है, जिनका ये वोट बैंक आज भी मजबूत है। देखिए खान के मुखालफिन पर तो खौफ नज़र आता है, समझ आता है कि इनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, इनकी हुकूमत गिर जाएगी, निज़ाम गिर जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग भी तो सोचे, जो खान के साथ जुड़ गए, उनकी अगली 7-7 नस्लों की सियासत भी तो चलेगी, और ये निज़ाम नहीं चल सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दलील सबूत मैं आपको आगे चल के बताता हूँ बाकायदा, क्योंकि जो लोग खान पर जुल्म करें उनकी भी मैं चार्जशीट आपके सामने रखूँ, ताकि आप ये सारे ताने बाने जोड़ के देखें। हर गुजरते वक्त पर यह जालिम का इक़्तिदार ख़त्म होता है। आज आप फील्ड मार्शल की जो तकरीर थी वो सुन लें, उसमें उन्होंने अफ़गान हुकूमत के बारे में बात की कि इंतशार का रास्ता छोड़ें, पाकिस्तान से पुरअमन ताल्लुकात रखें। आम तौर पर उनका खिताब इंतशारी, गद्दार, दहशतगर्दी, और आज उनका बड़ा अहम खिताब होना था, लेकिन उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बारे में बातें की, साइबर जंग, खलाई ऑपरेशन, मसनूई जहानत, इन पर बातें। तो इन्हें ये समझ जाना चाहिए कि हालात बदलेंगे, इनका ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। आर्मी चीफ के डिफेंस ओहदे से देखें, पंजाब असम्बली में करारदाद हुई कि जिस ओहदे से भारत के हुसान खता हो जाए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस पैगाम पे। चले सियासी जज्बाती नारे तो ठीक है, लेकिन भारत का इस या किसी और का स्ट्रेटेजिकली क्या असर पड़ना है? कोई नया ओहदा फौज के अंदर बने, नया ढांचा बने, उससे किसी भी दुनिया के मुल्क की फौजी ताकत या बजट या स्ट्रेटजी पर क्या असर होता है? आप भारत के आर्मी चीफ को फर्ज करें महावीर चक्र वो दे के उसे सुपर फील्ड मार्शल बना दें, कोई नया आज़ादी का रैंक दे दें, क्या उससे पाकिस्तान की फौज कमज़ोर होगी? क्या मजबूत ओहदा होगा? या ये तो दाखिली सिस्टम के लिए बनाया, पाकिस्तान के सियासतदानों को डराने के लिए, कौम के औसान खता करने के लिए कि जी अगले 5 साल तक हम मौजूद हैं, जिनकी मुद्दत 29 तारीख को ख़त्म हो चुकी है। फौज के पास तो जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, कमांड वगैरह इन हथियारों से होती, ओहदों से तो ताकत नहीं बनती। इसलिए पाकिस्तान की फौज याद रखे, पाकिस्तान की अवाम याद रखे। फैसल वाडा ने जो है ना तरक्की का ऐलान, मैं आपको ज़रा तरक्की बता देता हूँ। आज तरक्की नजर आई है। पहले दिन डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए ने बहुत बड़ी जंप मारी। कितने की? इकट्ठे ही 0.01 पैसे की, 280.42 पे शुरू हुआ, 280.41 पे खत्म। 1 पैसे की तरक्की। तरक्की के लिए मईशत जरूरी है। सोवियत यूनियन से बड़ी फौज तो नहीं है इनकी, वो बहुत बड़ी सुपर पावर थे, टैंक थे, एटमी हथियार थे, मिसाइल थे, एयरफोर्स थी, नेवी थी, सुपर पावर, खलाई प्रोग्राम था उनका सबसे पहले। उनके पास 13 फील्ड मार्शल थे, 13। हमारे पास तो 1 हैं। सोवियत यूनियन के पास 13 फील्ड मार्शल थे। वर्ल्ड वार का हीरो, वजीर दिफा, मशहूर फील्ड मार्शल जिसने बर्लिन जर्मनी को फतह किया, जॉर्ज ज़िकोफ,
वो मौजूद था। नीचे हजारों जर्नल थे, उनका एटम बम भी था, लेकिन फील्ड मार्शल एटम बम सोवियत यूनियन को नहीं बचा सके। कमज़ोर सियासत, कमज़ोर मीशत 16 ममालिक में तकसीम कर गई। वजह करप्शन और मीशत, अवाम का एतमाद ना होना। वहाँ की नौजवान नस्ल भी इस वक्त बड़े गुस्से में थी। वहाँ भी करेंसी इसी तरह हमारी तरह तबाह थी, महंगाई हमारी तरह तबाह थी, बजट का हिस्सा फौज पे लग जाता था, अवाम की ज़िंदगी बदतरीन, रियासत ताकत के इस्तेमाल में थी। वहाँ जो उनकी खुफिया एजेंसी थी KGB, वो दुनिया की सफ़ाक एजेंसियों में थी। 70 साल के उस दौर में इन्होंने अगवा, कत्ल, टॉर्चर, सियासी कंट्रोल, हर किस्म का काम किया। 20 से 30 लाख बंदे कहा जाते हैं बड़े बड़े जो कैंपों में सियासतदानों को उठा के, सहाफ़ियों को, शायर, प्रोफेसर, इन्होंने वहाँ मारे। अवाम पर बड़ा जुल्म किया इन्होंने। ये ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं। लाखों मुहिब वतन रियासत के दुश्मन ने बना दिए। 2 करोड़ लोग जबरी मुशक्कत करते थे कैंपों में। वहाँ गुलाब सिस्टम था। 15 से 18 लाख लोग बेचारे तो रास्ते में इन कैंपों में ही मारे थे। नतीजा क्या निकला? 16 ममालिक, ये यूक्रेन, बेलारूस, अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये जो मशरिक़ वस्ता की रियासतें, एस्थोनिया, लिथुआनिया, आपको इसीलिए नजर आती हैं, ये इसी मजालिम की वजह से लागू हुई। अब वहाँ पे भी देखें, फौज और उनके लाए हुए पसंदीदा सियासतदान थे। GDP का वो भी 30% करप्शन में उड़ा देते थे। ये ज़रा थोड़ा सा गौर से समझिएगा। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने रिपोर्ट पढ़ी पूरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बल्कि, और फिर पाकिस्तान की करप्शन की रिपोर्ट पढ़ी हर साल $20 अरब की, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। सोवियत यूनियन में भी वहाँ अवाम जो थी, टैक्स, खुराक, सनत, तेल, गैस, हर चीज़ पर फौज का कब्जा था। जो फौजी साजो सामान था वो ब्लैक मार्केट में बिकता था। खरबों डॉलर का नुकसान, असलहा भी चोरी करते थे, किकबैक्स भी लेते थे। और जिस तरह पंजाब में रिश्वत की मार धाड़ है, वहाँ भी 10% मुल्क की GDP रिश्वत में और ओहदों की ट्रांसफर्स और इन मामलात में लग जाती थी। रियासत के अंदर फौज की अपनी रियासत, ये दुकानों से बल्कि ना माल भी गायब करके ब्लैक में बेच देते थे। फिर मईशत की तबाही हुई, सनतों की तबाही हुई, ज़राअत की तबाही हुई, GDP गिरना शुरू हुई, और वो 15% GDP और बड़ी फौज ताकत रखने वाला मुल्क 16 मुल्कों में बांट गया। अब जरा पाकिस्तान में देखें, 1990 से 2025 तक 48 साल की हुकूमत वफाक में, KP में और पंजाब में। इस्टेब्लिशमेंट के चारों मार्शलात 34 साल, 3 साल हाइब्रिड बनाए, ये 37 बनते हैं। अब नून लीग की आप जरा जेहन में रखें कि कितनी इसमें शिरकत है, 48 साल। ये इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जी COD बनने के बाद मुल्क तरक्की में जाए, क्योंकि 5.3 खरब की 2 साल की इनकी रिपोर्ट आई है। ये पाकिस्तान की तारीख के आप सारे बड़े बड़े स्कैंडल निकाले, पनामा आपको याद होगा, नवाज शरीफ, उसके बेटों का सासा कंपनियां, ऑफशोर होल्डिंग, इसमें सारा मिला के जो 11.5 मिलियन दस्तावेजात का पूरा स्कैंडल, इसकी टोटल मालियत पाकिस्तान में 1000 अरब। दूसरा था पंडोरा पेपर्स, अमीर तरीन ताकतवर लोगों के नाम, पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम, और उसमें टोटल करप्शन कितने की थी? 500 अरब की। जरा सुनते जाएं। उसमें भी हुकूमती वज़रात थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट थे, जर्नल थे। फिर तीसरा जो बड़ा स्कैंडल आपने देखा वो आया था दुबई लीक्स का। ये बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान की मईशत को कि करप्शन की लूट मार से अब ज़मीनें जायदादें दुबई में बन रही हैं। उसमें भी कौन शामिल थे? वज़रा, जर्नल, जज, ताजर, करप्ट वजीर, ब्यूरोक्रेट्स, वजीर, ये सियासतदान। मालियत कितनी थी? 900 अरब। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, स्विस बैंकों का आपने सुना था, स्विस बैंकों बड़ा, उसमें जर्नलों के, सनतकारों के, इन सब लोगों के, सियासी खानदानों के, वहाँ पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो कहा जाता था कि वापस आ जाए तो पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क बन जाए, वो सारी दौलत भी आप मिलाएं तो वो 260 अरब बनती थी। अब आप देखें दुबई लीक्स, पंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स, ये पेपर, ये जो दुबई लीक, ये सारे मिला के 78 साल की तारीख में इकट्ठे करें तो ये तकरीबन 2.6 खरब के करीब पहुँचते हैं। यानी ये तमाम स्कैंडल एक तरफ और IMF की 2 साल की जो करप्शन हुई है 5.3 खरब, वो एक तरफ। यानी पाकिस्तान को $20 अरब का नुकसान करप्शन में, चोरी, ब्लैकमेलिंग, स्मगलिंग, और ये ताकतवर तबके के हुक्मरान जो मौजे कर रहे हैं वो किस में करते हैं? बिजली के लाइन लॉसेस में करते हैं, कस्टम की ड्यूटी में करते हैं, हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं, किकबैक्स में करते हैं, जाली सब्सिडीज में करते हैं। ये ईरान का जो तेल बॉर्डर से आता है, या चलगोजे की काश, या बॉर्डर के इर्द गिर्द जो भी आता जाता है। अभी तो जो अफीम की काश में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क बना है, उसकी मैंने जिक्र ही नहीं किया। IMF ने इसीलिए इस पूरे निज़ाम को करप्ट करार दिया है कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम 5.3 खरब खा रहा है सालाना। अंदाजा करें, ये एक छोटा सा मैं आपको नमूना बताता हूँ। अता तारड़ ने अभी सोशल मीडिया की टीम की एक खातून है, उसका अकाउंट चलाती थी, जो मखसूस नशिस्तों में मैंने बनाया, चले यहाँ तक। लेकिन साथ उसके खामद को पंजाब बैतुल माल का डायरेक्टर 6.5 लाख तनख्वाह पे। हालांकि अदालत ने कहा है कि मुस्तकिल बोर्ड के बगैर कर ही नहीं हो सकती। इसके बावजूद इसने PTV को
87 करोड़ का जो मुनाफा कमा रहा था वो नुकसान खसारे में चला गया। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। बाकी PIA, स्टील मिल, वापडा, पंजाब हुकूमत, इनके तमाम इदारे एक एक करके उठाएं तो आप साबिक गवर्नर स्टेट बैंक वो जो डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं उनकी किताब पढ़ें। उन्होंने कहा इदारे मौजूद हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके। हुकूमत मौजूद है लेकिन ये कभी डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि वजह क्या, ये नून लीग के अभी वो फोत हुए इरफान सिद्दीकी, बेटे उसको लगाना था सेनेटर, निश्चित उसको मिलती मेरिट पे, नवाज शरीफ ने लगा दिया भांजे आबद शेर अली को। मरियम नवाज को भेजा जाके चीन जाके देख के आओ, वहां से सीख के आओ वहां क्या करना है। ये वहां गई, वहां 1 पार्टी सिस्टम देखा, इन्होंने कहा ये फार्मूला तो यहां भी लगाना चाहिए। वो क्या कि सियासी जमातों को बैन करके कालादम करके हम सिर्फ नून लीग छोड़ देते हैं। अब चीन की 1 पार्टी सिस्टम में देखिए, छोटा सा वर्कर भी मेहनत करे, अलियत करे तो वो पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। आप उनकी सियासी जमातें उठाएं, माओ तंग को देखें, जॉन ली को देखें, कभी आप उनको कोई बेटा, दामाद, समझी, भांजा, नस्ल दर नस्ल हुकूमत करते नजर नहीं आएगा। ना ही आपको कभी चीन के जर्नल करप्शन में जो आए थे वो आपको याद है पिछले दिन उनका क्या अंजाम हुआ था, पढ़ लीजिए गूगल पे। चीन में इसलिए कभी मार्शल लॉ नहीं लगा चीन के, बल्कि आप आर्मी चीफ का नाम किसी को भी नहीं पता होगा, जैसे हिंदुस्तान के आर्मी चीफ का नहीं पता। वजह यह है कि ये रिटायरमेंट के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर कनाडा, अमेरिका नहीं भागते। करप्शन में चीन इस वक्त दुनिया में 76वें नंबर पर और पाकिस्तान 135वें नंबर पर, इतनी ऊपर करप्शन। और हिंदुस्तान 16 खरब डॉलर की इसीलिए मैशत बन चुका है। हमारे साथ आजाद, उन्हें तो छोड़े, बांग्लादेश देखें 1971 में बना, 54 साल में कितना आगे हमसे निकल चुका है। उनकी करेंसी की, अपनी करेंसी गूगल पे जरा रेट मार के देख लें। जिसके टके को छेड़ते थे, जिसके रहनुमा शेख मुजीब को गद्दार कहते थे, DGSP अभी कल भी कह रहे थे गद्दार है, इसके अकवाल सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ उनके हामी इस्तेमाल करते, लेकिन वो ये नहीं बताते कि नवाज शरीफ ने पब्लिकली इस गद्दार के बारे में क्या कहा।